एक बार की बात है, एक लड़की थी, नाम था सोनाली। सोशल मीडिया पर रील्स बनाना उसका जुनून था। नई नई जगहों पर जाकर गाने बजाना और कैमरे के सामने नाचना, यही उसका पैशन था। सोनाली, हर वक्त मोबाइल, पढ़ाई का कुछ ख्याल भी है या नहीं? ये रील बनाने की लत तुझे एक दिन बहुत भारी पड़ेगी। बिटिया, कॉलेज तो खत्म होने वाला है, कुछ सोचा है या बस ये डांस वीडियो ही बनाती रहेगी जिंदगी भर? पर सोनाली को कौन रोक सकता था। एक दिन उसकी दोस्त तनुजा ने बताया, अरे सुन सोनाली, कॉलेज के पास जो वो पुरानी वीरान बिल्डिंग है ना, मैंने वहाँ रील बनाई थी, हजारों व्यूज आए। तू हिट हुई है, फिर तो मैं भी जाऊंगी और बवाल कर दूंगी। अगले दिन सोनाली रेडी होकर पहुँच जाती है उस डरावनी बिल्डिंग में। ओह माय गॉड, क्या जगह है, यही शूट होगा सुपरहिट रील। वो फोन निकालती है, गाना प्ले करती है, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा स्वर, और कैमरे के सामने डांस करने लगती है। पर तभी कैमरे में उसे पीछे एक साया दिखता है। वो मुड़ती है और सामने खड़ी होती है एक डरावनी चुड़ैल श्यामा रूह। कौन है तू जो मेरे इलाके में वीडियो बना रही है? अब तू भी मेरी तरह चुड़ैल बनेगी? प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी रील नहीं बनाऊंगी, कभी नहीं। डरी क्यों? पहले ये बता, ये रील होता क्या है? वो मतलब मोबाइल में गाना प्ले करके कैमरे के सामने डांस, बस वीडियो बनाते हैं। तुम तो सुपरहिट बन सकती हो। सोचो, एक चुड़ैल रील बनाए, वायरल ही हो जाएगी। पर मुझे तो फोन चलाना ही नहीं आता। तो मैं सिखा दूंगी, बस मुझे जाने दो। फोन तो है नहीं है, तुझे मारकर तेरा फोन ही ले लूं? न नहीं, प्लीज ये लो मेरा फोन, तुम रख लो। सोनाली उसे फोन चलाना सिखाती है, कैमरा, गाने, एडिटिंग, सब कुछ। अब मैं चलूं, बाय। रुक जा, एक जरूरी काम बाकी है। और फिर अचानक श्यामा रूह सोनाली को मार देती है। तुमने धोखा दिया मुझे, मैं साधु नहीं चुड़ैल हूँ। मैंने कहा था ना, अब तू मेरी तरह बन गई। अब चुड़ैल रोज नए नए गानों पर रील्स बनाती है। स्वर, झुमका गिरा रे, स्वर, ले ले फंस, अब आएगा मजा। 10,000 फॉलोअर्स, सुपरस्टार चुड़ैल। एक दिन दो रिपोर्टर राहुल वर्मा और दीपक मिश्रा हवेली में आते हैं। ओ फेमस चुड़ैल, हम तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैं असली चुड़ैल हूँ, चलो इंटरव्यू लो। आप रील बनाना कब शुरू किया? एक लड़की आई थी, उसे मारकर फोन लिया और बन गई रीला चुड़ैल। वाह, अब उड़कर दिखाओ जरा। वो हवा में उड़ जाती है। दीपक, शुरू करें। क्या शुरू करें? दीपक बैग से हॉर्न निकालता है और जोर से बजाता है। बिल्डिंग में बहुत से लोग घुसते हैं, रस्सी, डंडे लेकर। अब जब यकीन हो गया कि तुम असली चुड़ैल हो, तो तुम्हें पकड़कर हम अपने चैनल के लिए रील्स बनवाएंगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। किसी तरह श्यामा रूह वहाँ से भाग निकलती है। बाप रे, अब कभी नहीं बनाऊंगी रील्स, दूर रहूंगी इंसानों से और फोन से। और इस तरह एक रील की दीवानी रूह बन गई रील से दूर। खोपड़ी, रील वाली रूह का अंत। दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी यूनिक हिंदी कहानियां टीवी चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। प्रिया अपने डॉग टोबी के साथ जापान के ओसाका शहर में रहती थी। वैसे तो वो जापान के एक छोटे से गांव से थी, पर अपने फादर की डेथ होने के बाद वो अपनी माँ और बहन के लिए पैसे कमाने ओसाका शिफ्ट हुई थी। रिया की पर्सनालिटी बहुत ही स्वीट सी थी और वो एक टॉय शॉप में काम करती थी। उसे टॉयज बहुत पसंद थे, लेकिन उन टॉयज में से उसे सबसे ज्यादा पसंद थी डॉल्स। क्योंकि वो एक टॉय शॉप में काम करती थी, तो वो डिस्काउंटेड रेट्स पर अपनी मनपसंद डॉल्स ले लेती थी। उसके घर में अलग अलग देशों से आई हुई यूनिक डॉल्स थी। एक दिन उसकी शॉप में एक लिमिटेड एडिशन लबूबू डॉल का कलेक्शन आया। जहां सारी डॉल्स आते ही बिक गई,
वहीं एक डॉल रिया ने पहले से ही अपने लिए अलग रख ली थी। उस लबूबू डॉल का कलर गोल्डन था, एक ऐसा शेड जो बाकी लबूबू डॉल से अलग था। वो डॉल बहुत ही सुंदर थी और उस लबूबू जितनी क्यूट स्माइल रिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। रिया उस लबूबू डॉल्स को अपने घर ले गई। वो उस दिन बहुत खुश थी और बस उस डॉल को निहारती जा रही थी। उस डॉल की प्यारी सी नीली आंखें, लाल कलर का सुंदर सा फर, लंबे लंबे कान और प्यारी सी बड़े बड़े दांतों वाली स्माइल। रिया ने उस लबूबू को जोर से गले लगाया, उसकी ढेर सारी फोटो खींची और अपने डॉग टोबी को उसकी डॉल फैमिली के नए मेंबर से इंट्रोड्यूस कराया। और जहां टोबी बाकी डॉल्स को देखकर खुशी से अपनी पूंछ हिलाता और पूरे कमरे में इधर उधर भागता था, वहीं वो उस लबूबू डॉल को देखकर बहुत जोरों से भौंकने और गुर्राने लगा। रिया को यह बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने सोचा कि टोबी शायद डर रहा होगा, तो उसने डॉल को अपनी शेल्फ पर रखा और सोने चली गई। टोबी, जो हमेशा उसके पास सोता था, उस डॉल को घूरता रहा और कमरे से बाहर भाग गया। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले टोबी लबूबू को देखकर फिर जोर से भौंकने लगा। जैसे ही रिया घर से निकलने वाली थी, टोबी ने उसकी जीन्स पकड़ ली और उसे खींचकर शेल्फ के पास ले जाने लगा। रिया ने टोबी को डांटा, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। रिया ने गुस्से में टोबी को बाथरूम में बंद कर दिया और शॉप के लिए निकल गई। उस दिन उसका टॉय स्टोर में सबसे खराब दिन गुजरा। हमेशा सबसे प्यार से बात करने वाली रिया अपने कस्टमर से लड़ पड़ी। उसे समझ नहीं आया कि उसे अचानक इतना गुस्सा कैसे आ गया। उसके बॉस ने उसे उसी वक्त बहुत डांटा और नौकरी से निकाल दिया। रिया रोते रोते घर लौटी। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो टोबी जोर से भागने लगा, लेकिन रिया का रोता हुआ चेहरा देखकर वो शांत हो गया और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उस रात रिया जल्दी सो गई। सोते हुए उसे किसी की अजीब सी हंसी सुनाई दी, एक ऐसी हंसी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने देखा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा हुआ उसे घूर रहा है। अंधेरे के कारण वो साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बिस्तर से उठी तो वहां कोई नहीं था, बस शेल्फ पर रखी वही लबूबू डॉल थी। रिया ने उसे फिर से सही से रख दिया और सोने चली गई। उस रात उसे सपना आया। सपने में एक भयानक लाल रंग का सड़ा हुआ जीव, जिसके नुकीले दांत और उससे भी ज्यादा नुकीले पंजे थे, उसके पास आकर उसका गला दबाने लगा। रिया डर के मारे चिल्लाई, लेकिन वो जीव भयानक हंसी हंसता रहा और पंजों से उस पर हमला कर दिया। रिया की आंख खुली तो उसने देखा कि लबूबू डॉल उसके ऊपर बैठी है। रिया चीख पड़ी। टोबी कमरे में आकर डॉल को दांतों से पकड़कर फाड़ने लगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। रिया ने डॉल को डस्टबिन में डाला और सो गई। लेकिन सुबह उसके हाथों पर लाल लाल दाने थे और टोबी गायब था। जब उसने बाथरूम के शीशे में देखा तो कंधे के पीछे वही डरावना जीव खड़ा हंस रहा था, पर पीछे मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ शेल्फ पर वही लबूबू डॉल थी, जो अब पहले से ज्यादा डरावनी हंसी हंस रही थी। और टोबी बाथरूम में मारा पड़ा था। ये सब देखकर रिया डरेगी और रिया ने उसे जलाकर राख नदी में बहा दी। उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन अगली सुबह उसकी डेड बॉडी मिली और उसके पास वही लबूबू डॉल रखी थी। आज भी लोग कहते हैं कि लबूबू डॉल असल में एक इविल डीमन पजुजू का रूप है और कई देशों में इसे बैन कर दिया गया है। दोस्तों सा, आपको क्या लगता है, क्या लबूबू डॉल सच में कर्स्ड है या ये सब बस अफवाह है? मैं आप लोगों को ये कहानी बता रहा हूं कि कैसे अलग अलग भाग में करके सुनाऊंगा, जैसी ये कहानी आपको समझ में आ सके। कहानी का नाम आंसुओं से लिखी उम्मीद। भाग 1, संघर्ष की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव मिट्टापुर में एक साधारण किसान का परिवार रहता था। उस किसान का नाम था रामस्वरूप। उसके घर में पत्नी सावित्री, बेटा अरुण 14 साल का और बेटी नेहा 10 साल की थी। रामस्वरूप का जीवन आसान नहीं था। 2 बीघा जमीन थी जिस पर खेती करके किसी तरह परिवार का पेट पलता था। लेकिन कभी मौसम धोखा देता, कभी बाजार में दाम गिर जाते। गरीबी मानो उनकी चौखट से बंधी हुई थी। सावित्री रोज सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाती, घर का काम करती और खेतों में भी पति का हाथ बटाती। बच्चों को पढ़ाने की उसकी बड़ी इच्छा थी।
वह अक्सर कहती, सावित्री, हमारी जिंदगी तो खेतों में गुजर जाएगी, पर मैं चाहती हूं कि अरुण और नेहा पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। क्या पता उनकी किस्मत हमारी तकदीर बदल दे। अरुण पढ़ाई में बहुत तेज था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर आईएएस अधिकारी बने और अपने गांव की हालत सुधारे। लेकिन उसी साल खेत में बारिश न हुई और फसल सूख गई। साहूकार धमकियां देने लगा, रामस्वरूप, अगर कर्ज न चुकाया तो जमीन मेरे नाम लिखवा दूंगा। यह सुनकर परिवार की आंखों में आंसू भर आए। तभी नन्हा अरुण बोला, पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ करूंगा। भाग 2। अरुण की मेहनत की शुरुआत। अरुण ने बस अड्डे पर छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। दिन में स्कूल, शाम को मजदूरी और रात को पढ़ाई। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे मजदूर, तू भी पढ़ाई करेगा? लेकिन उसके गुरुजी मिश्रा जी ने उसे समझाया, बेटा, मजाक को ताकत बना लो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार मां भूखी रह जाती। अरुण ने कसम खाई, जब तक मां बाप का सिर ऊंचा न कर दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। भाग 3। पहली जीत और नए इम्तिहान। अरुण ने हाई स्कूल की परीक्षा दी और पूरे जिले में टॉपर बना। गांव वाले हैरान थे, लेकिन अगले पड़ाव के लिए पैसे चाहिए थे। साहूकार ताने मारता, पढ़ाई छोड़, मजदूरी कर। पिता ने भी थककर कहा, बेटा, पढ़ाई छोड़ दे। तभी मां सावित्री ने अपने शादी का चांदी का कड़ा बेचकर बेटे का दाखिला कराया। अरुण ने मां के पैर पकड़कर रोते हुए कहा, अम्मा, एक दिन मैं यही कड़ा सोने का बनवा कर लौटाऊंगा। भाग 4। शहर की जिंदगी और भूख का दर्द। अरुण इंटर की पढ़ाई के लिए शहर गया। वहां उसे एक तंग कमरा मिला। पैसों के लिए वह ढाबे में बर्तन मांजता, अखबार बांटता और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। अक्सर भूखा सोना पड़ता। एक रात उसने ढाबे से बचे जले हुए टुकड़े खाकर आंखों में आंसू भर लिए। फिर भी मेहनत नहीं छोड़ी। इंटर का नतीजा आया। अरुण फिर से जिले में टॉपर था। भाग 5। सपनों की कठिन राह। अब अरुण आईएएस की तैयारी में जुट गया। उसकी दीवारों पर लिखा था, हार मानना मना है। पहले प्रयास में वह प्रीलिम्स में ही फेल हो गया, लेकिन मां का खत आया, हार मत मानना बेटा, नहीं तो गरीबी जीत जाएगी। दूसरे प्रयास में वह इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन असफल रहा। बहन ने फोन किया, भैया, आपने हमें सिखाया है हार से डरना नहीं, अब आप ही हार मान रहे हो। यह सुनकर उसने तीसरे प्रयास का निश्चय किया। भाग 6। पिता का बलिदान और तीसरा प्रयास। पिता की तबीयत बिगड़ रही थी, लेकिन उन्होंने इलाज कराने से इनकार कर दिया। इलाज पर पैसे लगाऊंगा तो बेटे की पढ़ाई रुक जाएगी। अरुण ने तीसरे प्रयास में जान लगा दी और इस बार वह सफल हो गया। अखबारों में छपा, किसान का बेटा बना आईएएस अधिकारी। गांव में जश्न हुआ, लेकिन अरुण जब घर पहुंचा तो पता चला कि पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी आखिरी बात थी, मेरा बेटा अफसर बन गया होगा, अब मैं चैन से जा सकता हूं। अरुण मां के आंचल में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। भाग 7। पहली पोस्टिंग और सपनों का गांव। अरुण की पहली पोस्टिंग उसके ही जिले में हुई। गांव वालों ने फूल बरसाकर उसका स्वागत किया। उसने गांव में स्कूल बनवाया, साहूकारों की मनमानी रोकी और बच्चों को मुफ्त किताबें दिलवाईं। एक दिन वह मां को अपने दफ्तर ले गया और बोला, अम्मा, ये कुर्सी आपकी है। आपने भूख झेली, गहने बेचे और मेरी ताकत बनी। मां बेटे को कुर्सी पर देख रो पड़ी। बेटा, ये कुर्सी नहीं, तेरे पिताजी का आशीर्वाद है। अरुण ने गांव के बच्चों से वादा किया, अब गरीबी किसी सपने की दुश्मन नहीं बनेगी। समापन। अरुण ने मां का हाथ पकड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, पिताजी, आपकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। अब कोई मां भूखी नहीं सोएगी और हर बच्चा पढ़ पाएगा। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी कठिन हों, अगर मेहनत, धैर्य और माता पिता का आशीर्वाद साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत सपनों को रोक नहीं सकती। गरीबी जेब में होती है, लेकिन हौसले अगर अमीर हों तो जीत पक्की है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जैसे हमें भी मोटिवेशन मिले, और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। एक छोटे से कस्बे में हाल ही में एक नया पकौड़ी बेचने वाला आया था।
कस्बे के लोग पहले कभी पकौड़ी नाम की चीज खाए भी नहीं थे, न उसका स्वाद जानते थे। सुरेश, वो पकौड़ी वाला, मन ही मन खुश हो गया। वाह, ये तो सोने पे सुहागा है। यहाँ किसी को पकौड़ी का पता भी नहीं और दूसरा कोई बेचने वाला है भी नहीं। अब मैं ही अकेला राजा रहूंगा इस धंधे का। अगले दिन वह सड़क किनारे ठेला लगाकर आवाज लगाने लगा। आओ आओ, गर्मा गर्म स्वादिष्ट पकौड़ी, सिर्फ 10 रुपए प्लेट। कस्बे के लोग जिज्ञासु हो गए। किशन और रामपाल आपस में बोले। चलो देखते हैं, ये पकौड़ी नाम की चीज आखिर होती क्या है। उन्होंने एक प्लेट मंगाई। सुरेश ने गरम पकौड़ी उनके सामने रख दी। दोनों ने चखा और खुशी से बोल पड़े। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। धीरे धीरे पूरे कस्बे में सुरेश की पकौड़ी का स्वाद मशहूर हो गया और उसका धंधा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उसी कस्बे में विजय नाम का एक आलसी और लालची आदमी रहता था। एक दिन उसने सोचा, इस सुरेश ने तो खूब पैसे बनाने शुरू कर दिए हैं, क्यों न इसे ही खत्म करके इसका धंधा मैं संभाल लूं। रात को विजय चुपके से सुरेश के घर घुसा, उसे सोते में मार डाला और पकौड़ी बनाने का सारा सामान चुरा ले गया। अगले दिन विजय उसी जगह ठेला लगाकर बोला। आओ आओ, गर्मा गर्म स्वादिष्ट पकौड़ी, सिर्फ 10 रुपए प्लेट। अरे विजय, तूने ये कब से शुरू कर दिया? अरे सुरेश तो सारा सामान बेचकर शहर चला गया, अब मैं ही पकौड़ी बेचूंगा। लेकिन उसी रात सुरेश की आत्मा भूत बनकर उठी। उसने अपनी लाश देखी और समझ गया, ओह, मैं मर चुका हूँ। और यह विजय, इसने मेरा सामान चुराकर मुझे मार दिया। विजय ने आधी खराब सब्जियां और बासी तेल मिलाकर पकौड़ी बनानी शुरू की। नतीजा ये हुआ कि लोगों का पेट खराब होने लगा। कुछ कस्बे वाले आपस में बोले, पहले वाला पकौड़ी वाला कितना अच्छा था, कभी तबीयत नहीं बिगड़ी, अब तो हालत खराब हो जाती है। ये बातें सुनकर भूत सुरेश का गुस्सा और बढ़ गया। मतलब साफ है, विजय ही मेरा कातिल है, अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। भूत ने विजय के शरीर में घुसकर अगले दिन पूरे कस्बे को फ्री में पकौड़ी खिलाना शुरू कर दिया। लोग हैरान थे। ये विजय तो पहले पैसे के लिए झगड़ता था, अब मुफ्त में खिला रहा है। धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा। एक रात कुछ लोग विजय के पीछे पीछे गए और देख लिया कि भूत उसका शरीर छोड़ रहा है। भूत बोला, विजय, तूने मुझे पैसे के लालच में मार डाला, अब मैं तेरे पैसों से मुफ्त में पकौड़ी बांटूंगा जब तक तू कंगाल न हो जाए। विजय हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, लेकिन कस्बे वाले सामने आ गए। हमने सब देख लिया है, अब तू जेल जाएगा। भूत सुरेश को मोक्ष मिल गया और वह शांति से परलोक चला गया।